बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 का विज्ञान विषय का अध्याय 11 जंतुओं और पादप में परिवहन। बच्चों, इस पाठ के पिछले भाग में हमने समझा था परिसंचरण तंत्र के बारे में कि किस तरह से मनुष्य के अंदर रक्त, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और इसी के साथ साथ अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। इसी के साथ साथ बच्चों, हमने हृदय की संरचना के बारे में भी बात की थी। बच्चों, इस भाग में हम पढ़ेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में कि किस तरह से अपशिष्ट पदार्थों को मनुष्य के शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं हमारे 2 प्रश्न जो पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। एक बार हम उनका सही उत्तर चेक कर लेते हैं। पहला प्रश्न था बच्चों, हृदय कितने कक्षों में बटा होता है? तो हमने पढ़ा था बच्चों, हृदय कितने कक्षों में बटा होता है? 4 कक्षों में, 2 आलिंद और 2 नीले। ऊपर वाले जो 2 कक्ष होते हैं वो आलिंद कहलाते हैं, जबकि नीचे वाले 2 कक्ष नीले कहलाते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न था, हृदय स्पंद को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि जो डॉक्टर होते हैं वो हमारे हृदय के स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। चलिए बच्चों, ये हो गए दोनों प्रश्नों के उत्तर। अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में कि जंतुओं के अंदर जो उत्सर्जन होता है वो किस प्रकार से होता है। बच्चों, हमने पढ़ा था कि सभी कोशिकाएं जो होती है वो जैविक कार्यों में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। और बच्चों, जब ये कोशिकाएं अपना कार्य करती है तो इस प्रक्रिया में कुछ पदार्थ जो होते हैं वो अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं, यानी कि अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। बच्चों, ये जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ये अधिकांशतः विषाक्त होते हैं, इसीलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि ये विषाक्त होते हैं तो इसीलिए हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं। बच्चों, कोशिकाओं के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ निर्मित हो रहे हैं उन्हें बाहर निकालने का जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। और बच्चों, जो भी अंग इस उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं वो उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। बच्चों, ये सभी जो भी अंग उत्सर्जन में भाग ले रहे हैं ये मनुष्य के अंदर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं कि मानव में उत्सर्जन तंत्र किस प्रकार का होता है। तो बच्चों, हमारे शरीर में रक्त में उपस्थित जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको रक्त से अलग करने के लिए, यानी कि रक्त को छानने के लिए एक विशिष्ट व्यवस्था की जाती है। बच्चों, ये जो व्यवस्था होती है किसके द्वारा की जाती है? हमारे जो वृक्क, जो हमारे गुर्दे हैं यानी कि किडनी है, उनमें उपस्थित जो रक्त कोशिकाएं होती है वो क्या करती है? हमारे इस रक्त को छानती है और जो अपशिष्ट पदार्थ है उन्हें शरीर से अलग कर देती है। बच्चों, जब भी रक्त जो होगा वृक्क को यानी कि किडनी में पहुंचेगा तो इसके अंदर उपयोगी और हानिकारक दोनों ही पदार्थ पाए जाते हैं। अब क्या किया जाएगा बच्चों? जो उपयोगी पदार्थ हैं वो वापस से रक्त में अवशोषित कर लिए जाते हैं, जबकि जो हानिकारक पदार्थ होते हैं यानी कि जो जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ हैं वो मूत्र के रूप में शरीर पृथक कर दिए जाते हैं, यानी इन्हें जो है शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है मूत्र के रूप में। चलिए बच्चों, आगे हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये है मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। बच्चों, इसके अंदर क्या है? देखिए, 2 वृक्क यानी कि 2 किडनी है और प्रत्येक किडनी से एक मूत्र वाहिनी जो होती है वो निकलती है। ये मूत्र वाहिनी आगे जाकर इस मूत्राशय के अंदर खुलती है। बच्चों, जिसका जो आगे वाला सिरा है क्या कहलाता है? ये मूत्र मार्ग कहलाता है। तो बच्चों, जो मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र है वो किस किस से मिलकर बना है? वृक्क, मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, ये सभी भाग जो होते हैं वो सम्मिलित रूप से मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। चलिए आगे हम समझते हैं कि किस तरह से मूत्र यानी कि यूरिन का निर्माण यहाँ पर होता है। क्या होता है बच्चों कि जो किडनी है इनसे क्या होगा कि मूत्र जो है वो वाहिनियों से होता हुआ कहाँ इकट्ठा हो जाता है? मूत्राशय में जाकर इकट्ठा हो जाता है। बच्चों, अभी हमने देखा कि मूत्र वाहिनियाँ क्या होती है? नली के आकार की होती है, लंबी लंबी नली होती है जो दोनों किडनी से निकलती है और आगे जाकर मूत्राशय में खुलती है। बच्चों, मूत्राशय के अंदर क्या होगा? मूत्र यानी कि यूरिन जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है और ये जो मूत्राशय है इससे आगे एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। यूरिन का जब भी निर्माण हुआ तो वो किस में जाकर इकट्ठा हो जाएगा? मूत्राशय में जाकर इकट्ठा हो जाता है। बच्चों, जो हमारा मूत्र मार्ग है उसका दूसरा सिरा खुला होता है जहाँ से जो है यूरिन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे मूत्र रंध्र कहते हैं। तो इसके द्वारा क्या होगा? जो यूरिन है उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। बच्चों, कोई भी सामान्य वयस्क व्यक्ति जो है वो 24 घंटे में लगभग 1 से लेके 1.8 लीटर जो है वो यूरिन करता है। बच्चों, इस यूरिन के अंदर 95% जल होता है, 2.5% यूरिया और 2.5% जो होते हैं वो अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। बच्चों, कभी कभी कुछ व्यक्तियों में किसी बीमारी, संक्रमण या चोट के कारण जो है वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं। तो बच्चों, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि रक्त के अंदर अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा
बढ़ जाती है और व्यक्ति का जीवन काल जो होता है वो कम हो जाता है। तो बच्चों इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए एक उपाय किया जाता है कि कृत्रिम वृक्क जो होते हैं उसके द्वारा रक्त को छानने की प्रक्रिया की जाती है। रक्त से जो है अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से अलग कर दिया जाता है, जिससे क्या होगा बच्चों कि जो व्यक्ति है उसकी उम्र में थोड़ी वृद्धि हो जाती है। बच्चों ये क्रिया क्या कहलाती है, रक्त के छनन की यह प्रक्रिया अपोहन यानी कि डायलिसिस कहलाती है। बच्चों क्या होगा, जब भी वृक्क ने काम करना बंद कर दिया है तो अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है। तो कृत्रिम वृक्क के द्वारा क्या किया जाता है, रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को अलग कर दिया जाता है। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को, डायलिसिस या अपोहन कहते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं कि हमें पसीना क्यों आता है। बच्चों गर्मियों के मौसम में हमें पसीना बहुत अधिक आता है, तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, पसीने से भी एक तरह से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है बच्चों। और ये जो पसीना बाहर निकलता है तो इससे हमारे शरीर को भी ठंडक का अनुभव होता है। किस प्रकार से होता है बच्चों, आपने देखा होगा कि जो मिट्टी से बना हुआ घड़ा होता है उसमें जब हम पानी रखते हैं तो वो फटाफट से ठंडा हो जाता है। क्यों होता है बच्चों, क्योंकि घड़े के अंदर जो छिद्र है उनमें से रिसकर पानी क्या होता है, घड़े की सतह पर आ जाता है और वहां से क्या होगा, वाष्पित हो जाता है। जैसे ही पानी वाष्पित होता है तो घड़े के अंदर वाली जो सतह है वो ठंडी हो जाती है, यानी कि अंदर जो पानी है वो ठंडा हो जाता है। इसी प्रकार की प्रक्रिया जो है हमारे शरीर में पसीने सूखने के दौरान की जाती है। जब भी पसीना हमारे शरीर से सूख रहा है तो हमारे शरीर को ठंडक महसूस होती है। बच्चों जब पसीना आता है तो ये क्या करता है, हमारे शरीर को ठंडा रखने में सहायता करता है। बच्चों स्वेद यानी कि जो पसीना होता है उसके अंदर क्या होता है, जल और लवण उपस्थित होते हैं। बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं बच्चों कि अन्य जंतुओं के अंदर अपशिष्ट का निष्कासन किस प्रकार से होता है। अभी हमने मनुष्य के अंदर उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात की। अब हम जानते हैं कि जो जलीय जीव हैं या पक्षी हैं उनमें उत्सर्जन तंत्र किस प्रकार का होता है, यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को किस रूप में बाहर निकाला जाता है। बच्चों जंतुओं के अंदर अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किस रूप में होगा वो किस पर निर्भर करेगा, उनकी जल की उपलब्धता के आधार पर निर्भर करता है कि उन्हें जल जो है वो कितनी अधिक मात्रा में उपस्थित है। इस पर निर्भर करेगा कि जो अपशिष्ट पदार्थ है उन्हें किस रूप में शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो बच्चों हमें पता है कि मछली जैसे बहुत सारे जो जलीय जंतु हैं तो इन्हें जल की कोई कमी नहीं है, ये जल के अंदर ही रहते हैं। तो इनके अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो अमोनिया के रूप में बाहर निकाला जाता है। बच्चों ये अमोनिया क्या होता है, बहुत ही हानिकारक पदार्थ है शरीर के लिए, तो इसे जल्दी जल्दी जो है वो जल में बाहर निकाल दिया जाता है और ये जो है सीधे ही जल में घुल जाता है। बच्चों अब जो पक्षी हैं, छिपकली हैं या सर्प आदि हैं उन्हें क्या है, जल की उपलब्धता कम होती है, तो ये जो उत्सर्जित पदार्थ अपने शरीर से बाहर निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, ये अर्ध ठोस रूप में उसे बाहर निकालते हैं। किसके रूप में बच्चों, यूरिक अम्ल के रूप में जो है ये इन पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। यूरिक अम्ल क्या होता है, सेमी सॉलिड यानी कि अर्ध ठोस रूप में होता है और ये सफेद रंग का पदार्थ होता है। बच्चों मनुष्य के अंदर हम जो यूरिन बाहर निकालते हैं वो द्रव के रूप में ही होता है और इसके अंदर कौन सा उत्सर्जित पदार्थ होता है बच्चों, यूरिया जो है वो अपशिष्ट पदार्थ प्रमुख होता है। बच्चों ये हो गई अन्य जंतुओं में उत्सर्जन की बात। अब आगे हम बात कर रहे हैं कि पौधों के अंदर जो है पदार्थों का परिवहन किस प्रकार से होता है। बच्चों हम जानते हैं कि पौधे जो होते हैं वो जड़ों के द्वारा जो है जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं और इन्हें पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचा देते हैं। बच्चों जो पत्तियां होती है क्या करती है, इस जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है किसमें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में और पौधों के लिए भोजन का निर्माण यहाँ पर करती है। चलिए बच्चों आगे हम बात करते हैं कि पौधों में जल और खनिज लवणों का परिवहन किस प्रकार से होता है। तो बच्चों हमें पता है कि पादपों के अंदर जो जड़ें होती है वो जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है। बच्चों जो जड़ यानी कि मूल होती है इनके अंदर मूल रोम उपस्थित होते हैं। ये मूल रोम क्या करते हैं, जल और खनिज पदार्थों के अवशोषण के लिए अवशोषण सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, यानी कि मूल रोमों की संख्या अधिक होगी तो जल और खनिज लवणों का अवशोषण जो है वो अधिक सतह से हो पाएगा। बच्चों पौधों के अंदर जो है मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए कुछ नलिकाओं जैसी संरचना पाई जाती है। पाइप जैसी संरचना होती है बच्चों, क्या कहते हैं इन्हें, वाहिकाएं कहते हैं। बच्चों ये जो वाहिकाएं होती है विशेष कोशिकाओं की बनी होती है जो क्या कहलाती है बच्चों, संवहन ऊतक कहलाती है। बच्चों ऊतक क्या होता है, ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी विशेष कार्य को संपादित करता है। तो बच्चों यहाँ पर ये कोशिकाओं का समूह क्या कार्य कर रहा है, जल और खनिज लवणों के अवशोषण के संवहन का कार्य कर रहा है, इनके परिवहन का कार्य कर रहा है, इसलिए हमने क्या नाम दिया इन्हें, संवहन ऊतक। चलिए बच्चों चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए
ये जो है मूल है, और ये क्या है बच्चों, मूल रोम है। ये क्या करेगी, आसपास की जो मृदा है वहां से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करेगी। और बच्चों इस तरह से इसके अंदर जाइलम उपस्थित होते हैं। ये जाइलम क्या करते हैं, जल और खनिज लवणों का परिवहन जो करते हैं वो पादप के विभिन्न भागों तक कर देते हैं। बच्चों जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों के अंदर एक संवहन ऊतक उपस्थित होता है। क्या कहते हैं उसे, जाइलम या दारू कहते हैं। बच्चों यहाँ पर जो है इस तरह से देखिए, ये जो है इस जड़ के अंदर जाइलम उपस्थित होता है। चित्र के माध्यम से देखें बच्चों कि जाइलम क्या करेगा बच्चों, जड़ें जो है वो मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण करती है, और उस जाइलम के द्वारा जो है जल और खनिज लवण पादप के विभिन्न भागों तक पहुंच जाते हैं, अधिक ऊंचाई पर भी, क्योंकि पाइप जैसी संरचना है तो इनके द्वारा क्या होता है, पौधों के विभिन्न भागों तक जल और खनिज लवणों का परिवहन हो जाता है। बच्चों ये जो जाइलम होते हैं ये नलियों का एक सतत जाल बनाता है, जो क्या करता है, मूल को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है। यानी कि पूरे पेड़ के अंदर क्या है, इस तरह का जाल बिछा हुआ है, जिससे क्या होगा कि वृक्ष के पूरे संपूर्ण भाग के अंदर जो है जल और खनिज लवणों का परिवहन यहाँ पर हो जाता है। बच्चों अब पत्तियां क्या करेगी, हरी पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती है। तो पत्तियां कहाँ है बच्चों, वृक्ष के ऊपरी भाग में है, तो वहां पर जो भोजन निर्मित हो रहा है उसे क्या करना पड़ेगा, पौधे के संपूर्ण भाग तक पहुंचाना पड़ेगा। बच्चों यह कार्य करने के लिए एक विशेष संवहन ऊतक पौधों के अंदर है, क्या कहलाता है बच्चों, फ्लोएम, यानी कि पोषवाहा कहलाता है। यानी कि पत्तियां जिस भी भोजन का संश्लेषण कर रही है यह भोजन पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। तो इस तरह से बच्चों जाइलम और फ्लोएम के द्वारा विभिन्न पदार्थों का परिवहन जो होता है वो पौधे के विभिन्न भागों में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम बात करें कि पौधों में जल किस प्रकार से ऊपर चढ़ता है। अभी हमने बात की कि जो जाइलम है वो पूरा पाइपों का जाल बनाता है, सतत वाहिनियों का जाल बनाता है, जिसके द्वारा पानी जो है वो पौधे के ऊपर चढ़ जाता है, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है। इसको कैसे समझेंगे बच्चों, हम एक क्रियाकलाप करके समझेंगे। तो क्या करना है बच्चों हमें यहाँ पर कि हम एक गिलास लेंगे और इसे 1/3 पानी से भर लेंगे, और उसके अंदर डाल देंगे बच्चों हम थोड़ी सी लाल स्याही डाल देंगे। यानी कि पानी का रंग हमें कैसा कर देना है, इस तरह से लाल कर देना है। बच्चों अब एक कोमल शाखीय पौधे की टहनी के आधार भाग को हम जो है ब्लेड की सहायता से काट कर अलग कर लेंगे, और उसे जो है हम इस गिलास में डाल देंगे। बच्चों अगले दिन जो है हम इसका अवलोकन करेंगे, तो बच्चों हम देखेंगे कि जो हमारी टहनी है पौधे की, उसकी जो पत्तियों की सतह है उस पर हमें जो है इस तरह से छोटे छोटे लाल पानी की बूंदें दिखाई देगी, और जब हम इसकी अनुप्रस्थ काटेंगे तो बच्चों इस तरह से हमें जो है इसमें लाल रंग दिखाई देगा। ये जो है बच्चों ये क्या है, ये जाइलम की वाहिनियां हैं जिनके अंदर हमें लाल रंग दिखाई दे रहा है। तो बच्चों टहनी को जब हम अनुप्रस्थ काटेंगे तो इसके अंदर हमें लाल रंग दिखाई देता है। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि जो संवहन ऊतक है ये क्या कर रहे हैं, जल को ऊपर की ओर गति देते हैं, यानी कि ऊपर की ओर से पहुंचाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम बात कर रहे हैं वाष्पोत्सर्जन की। बच्चों ये जो वाष्पोत्सर्जन है ये भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कि पौधों में पाई जाती है। बच्चों पौधे क्या करते हैं, जड़ों के माध्यम से जल का अवशोषण कर रहे हैं, और जितना जल अवशोषित किया जाता है पौधे उसका संपूर्ण भाग का उपयोग नहीं करते हैं। जो अतिरिक्त जल होता है उसे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। क्या होता है बच्चों, हमें पता है कि पादप क्या करेंगे, मृदा से खनिज पोषक तत्वों और जल का अवशोषण करेंगे, और ये जो अवशोषित किया गया सारा जल है इसका उपयोग पादप के द्वारा नहीं किया जाता है। बच्चों पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्र जो होते हैं उनसे वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम के द्वारा ये जल वाष्पित हो जाता है, यानी कि पौधे से बाहर निकाल दिया जाता है। बच्चों पत्तियों से जल के वाष्पन से क्या होता है, यहाँ पर चूषण, एक अभिकर्षण बल विकसित हो जाता है, खिंचाव बल विकसित हो जाता है, और इसी की सहायता से क्या होगा बच्चों, जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनमें जो पानी है वो ऊपर तक पहुंच जाता है। बच्चों जो विशाल वृक्ष होते हैं अधिक ऊंचाई वाले उन तक जल का परिवहन जो होता है वो इस अभिकर्षण के द्वारा हो जाता है, यानी कि पत्तियों से जैसे ही जल का वाष्पन हो रहा है तो एक चूषण बल वहां पर विकसित हो गया है। ये अभिकर्षण बल क्या करेगा, पानी को अधिक ऊंचाई तक आकर्षित करता है। बच्चों इसी के साथ साथ ही जो वाष्पोत्सर्जन होता है ये पादप को ठंडा रखने में भी सहायता करता है। हमने पढ़ा था बच्चों की जब हमें पसीना आता है और पसीना सूखता है तो क्या होता है, हमारे शरीर को ठंडक अनुभव होती है। इसी प्रकार बच्चों पौधों के अंदर जब वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया हो रही है तो ये पादप को ठंडा रखने में भी सहायता करती है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ साथ बच्चों हमारा पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो बच्चों मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पार्ट के अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।